एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। समीना के पूरे जिस्म में सनसनी की एक लहर सी दौड़ गई। उसे अपनी गर्दन में सुइयां सी चुभती हुई महसूस होने लगी। वो सुबह सादिक का वक्त था। मौसम अगरचे गर्म था, लेकिन समीना को यूं महसूस हो रहा था जैसे वो यकायक किसी सर्द खाने में आन खड़ी हुई हो। यकबस्तगी की लहरें उसकी हड्डियों के गूदे तक में उतर रही थीं। उसने गर्दन घुमाकर शारिक और फिर नौलखे की तरफ देखा। नौलखे के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ रही थीं। वो लड़ाई भिड़ाई का आदमी था, लेकिन यहाँ की सूरत हाल मुख्तलिफ थी। वो चारों तरफ से राइफलों की जद में थे और उनमें से किसी की मामूली सी हरकत उसका जिस्म छलनी कर सकती थी। समीना ने एक बार फिर गुल रहमान की तरफ देखा। उसका हाथ अभी तक राइफल पर था, लेकिन चेहरे पर शदीद उलझन के तासुरात थे। तोरखान की आवाज खामोश फजा में गूंजती हुई सी महसूस हुई। गुल रहमान, राइफल फेंक दो और अपने साथियों से भी कहो कि अपनी अपनी राइफलें नीचे फेंक दें। अगर किसी ने कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। गुल रहमान ने एक बार फिर चारों तरफ देखा। वो तोरखान से अच्छी तरह वाकिफ था। उससे कुछ भी बैद नहीं था। उसके एक इशारे पर चारों तरफ से राइफलों के दहाने खुल सकते थे। गुल रहमान के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। उसने राइफल कंधे से उतार कर नीचे फेंक दी और अपने साथियों की तरफ देखते हुए बुलंद आवाज में बोला, सब लोग राइफलें फेंक दो। नजीबुल्लाह और बाजिद खान के चेहरे पर उलझन के तासुरात उभर आए। वो शायद इस तरह आसानी से हथियार नहीं फेंकना चाहते थे, लेकिन उन्हें गुल रहमान के हुक्म की तामील तो करनी ही पड़ी। उन दोनों ने अपनी राइफलें नीचे फेंक दी। शारिक वगैरह ने भी उनकी तकलीद की। तुरखान ने तहक्कुमाना लहजे में कहा, तुम लोग घोड़ों से उतरकर 10 कदम दूर घास पर खड़े हो जाओ और ये ख्याल रहे कि तुम में हर एक के दरमियान 2 फुट से ज्यादा फासला ना हो। वो सब लोग घोड़ों से उतरकर 10 कदम दूर घास पर खड़े हो गए। इसमें शुबा नहीं कि इस सूरत हाल ने सभी को परेशान कर दिया था, लेकिन समीना की कैफियत सबसे मुख्तलिफ थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। जब वो लोग पारा चनार में थे तो उसी वक्त तुरखान ने उसके कमरे में ताक झांक शुरू कर दी थी। उसकी नीयत में शुरू से ही फतूर था। वो उस वक्त भी मौके की तलाश में था, लेकिन उसे समीना पर हाथ डालने का मौका नहीं मिला था। और फिर अली मैंगल के करीब सरहदी गांव में मेहराब खान की बेटी और उसे उठाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन दोनों की हिम्मत और दलेरी के बायस तुरखान अपनी कोशिश में कामयाब न हो सका था और गुल रहमान की सजा के खौफ से गांव से भाग गया था। गुल रहमान को यह अंदाजा तो था कि तुरखान खामोश नहीं बैठेगा, लेकिन उसे शायद ये अंदाजा नहीं था कि वो इस कदर जल्द सामने आ जाएगा। इस नई सूरत हाल ने समीना को बुरी तरह खौफजदा कर दिया था। सब कुछ उसी की वजह से हुआ था और अब तुरखान इंतकाम लेने के लिए न सिर्फ उसे अपनी हवस का निशाना बनाएगा, बल्कि दूसरे तरीकों से भी अजियत पहुंचाने की कोशिश करेगा और उसके साथ ही शायद उसकी कोई मदद न कर सके। और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। तुरखान और उसके आदमी राइफलें संभाले अपनी अपनी कमीनगाहों से बाहर निकल कर सामने आ गए। उन्होंने उन सबको राइफलों की जद पर ले रखा था। तुरखान आगे बढ़ गया। उसके दाएं हाथ में राइफल थी। वो गुल रहमान से चंद कदम के फासले पर रुक गया। वो उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, गुल रहमान, मेरी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम पुराने दोस्त हैं और दोस्त रहना चाहते हैं। सारा झगड़ा इस लड़की का है। ये मुझे पसंद आ गई थी। मैंने इसे हासिल करना चाहा तो तुम मेरे खिलाफ हो गए। अब ये लड़की मेरे कब्जे में आ गई है। इस वक्त तुम मेरे रास्ते की रुकावट तो नहीं बन सकोगे, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि तुमसे मेरी दोस्ती बरकरार रहे। इसलिए मेरा मशवरा है कि इनकी हिमायत करने की बजाय मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। ये लोग अजनबी हैं, वापस चले जाएंगे। हम इनकी वजह से आपस में दुश्मनी क्यों पैदा करें। गुल रहमान बोला, तुम शायद भूल गए हो कि हम पठान हैं और पठानों की अपनी रिवायात होती हैं। मेहमान खुदा की रहमत होता है और तुम जानते हो कि हम मेहमान की हिफाजत अपनी जान से भी ज्यादा करते हैं। लेकिन शायद तुम्हारी गैरत मर चुकी है, तुम्हारा ईमान खत्म हो चुका है। अगर तुम में जरा भी गैरत होती तो इस मेहमान लड़की की तरफ बुरी निगाह से न देखते। मेरी एक बात याद रखो तुरखान। गुल रहमान एक लम्हे को खामोश हुआ और फिर खूंखार नजरों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, एक बात याद रखो तुरखान, ये लड़की हमारी मेहमान है और हम इसकी हिफाजत करना जानते हैं। तुम हमारी लाशों पर से ही गुजर कर इस तक पहुंच सकोगे। तुरखान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूं तुम बहुत बहादुर हो गुल रहमान, लेकिन इस वक्त तुम बेबस हो चुके हो। मेरे आदमी तुम्हारा लिहाज बिल्कुल नहीं करेंगे।
बहादुरी दिखाने की कोशिश करोगे तो मुफ्त में अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। अलबत्ता मैं तुम्हें एक पेशकश कर रहा हूँ। मैं तुम्हें दोपहर 12 बजे तक का वक्त दे रहा हूँ। अगर तुम मेरे हक में फैसला कर लो तो हमारी दोस्ती बरकरार रहेगी, और मैं ये भी वादा करता हूँ कि उस वक्त तक इस जालिम की बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। गुल रहमान ने कहा, मैं फैसला कर चुका हूँ। तुम इस मेहमान लड़की से माफ़ी मांग लो तो मैं अब भी तुम्हें अपना दोस्त समझूंगा, वरना। तुरखान ने उसकी बात काट दी। बोला, मैं तुम्हें दोपहर 12 बजे तक की मोहलत देता हूँ। फिर अपने आदमियों की तरफ देखते हुए बोला, इन लोगों को इज्जत के साथ एक कमरे में बंद कर दो। तुरखान के आदमी राइफलें ताने हुए आगे बढ़े और गुल रहमान और शारिक वगैरह को धकेलते हुए मकान की तरफ ले जाने लगे। समीना ने उनके साथ जाना चाहा तो तुरखान ने राइफल आगे करके उसका रास्ता रोक लिया। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम इनके साथ नहीं, तुम अलग रहोगी। समीना जिस्बिस सी होकर रह गई। उसने अपने साथियों की तरफ देखा, मगर तुरखान के आदमी उन्हें धकेलते हुए आगे ले जा चुके थे। समीना के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके चेहरे पर एक बार फिर खौफ के तासुरात उभर आए। तुरखान ने अगरचे गुल रहमान से वादा किया था कि वो दोपहर 12 बजे तक समीना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उस शख्स की जबान पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता था। वो इंतहाई निचले दर्जे का और घटिया इंसान साबित हुआ था। समीना अपनी जगह पर खड़ी इधर उधर देखने लगी। कलानुमा ये मकान बहुत बड़ा था। उसकी दीवारें भी किले की फसील की तरह ऊंची और मजबूत थीं। सामने वाले रुख पर गेट के दाएं बाएं एक दूसरे से काफी फासले पर 2 बुर्जियां नजर आ रही थीं। जाहिर है ये बुर्जियां मुहाफिजों के लिए बनाई गई थीं, और यकीनन उस मकान के पिछली तरफ की फसील पर भी ऐसी ही बुर्जियां होंगी। मकान का सहन बहुत वसी और अरीज था। दाईं तरफ आखिर में फसील के करीब छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। वो अस्तबल थे। 1-2 कमरों में घोड़े भी नजर आ रहे थे। उस वक्त सूरज निकल रहा था और सुनहरी धूप चमकने लगी थी। उस कलानुमा मकान के पिछली तरफ उमूदी चट्टान थी। समीना के ख्याल में ये किला हर लिहाज से महफूज था, और वो सोच रही थी कि क्या इस किले में उसकी हिफाजत हो सकेगी। तुरखान की आवाज सुनकर वो चौंक गई। चलो, यहाँ क्यों खड़ी हो? उसके साथ ही मकान के अंदर दाखिल होकर निगाहों से ओझल हो चुके थे। तुरखान ने उसका हाथ पकड़ लिया। समीना ने एक झटके से हाथ छुड़ा लिया। वो हौले से गुर्राई, मुझे हाथ मत लगाना, मैं खुद चल रही हूँ। तुरखान ने हल्का सा कहका लगाया। बोला, मैंने गुल रहमान को 12 बजे तक का वक्त दिया है, लेकिन मुझे अपने आप पर यकीन नहीं कि 12 बजे तक सब्र कर सकूंगा या नहीं। समीना खामोशी से उसके साथ चलती रही। वो मकान में दाखिल हो गए और फिर कई राहदारियों से गुजरने के बाद एक कमरे में आ गए। खासा वसी व अरीज कमरा था। फर्श पर दबीज कालीन बिछा हुआ था। रेशमी गिलाफ वाले गाँव तकिए भी रखे हुए थे। उस कमरे की एक खिड़की मशरिक के रुख पर थी, जिसमें लोहे की सलाखें लगी हुई थीं। धूप उस खिड़की के रास्ते कमरे के वस्त तक पहुंच रही थी, लेकिन वो जानती थी कि जैसे जैसे सूरज बुलंद होता जाएगा कमरे से धूप खत्म होती जाएगी। तुरखान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम इधर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को भेजता हूँ। उसने बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। समीना के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। दरवाजे को बाहर से कुंडा लगा दिया गया था। वो कुछ देर तक अपनी जगह पर खड़ी कमरे में चारों तरफ देखती रही। पत्थर की दीवारें और छत खासी ऊंची थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि अपने शहर से निकलते ही उसे दूर एक अजनबी देश में इस तरह कैदी बनकर किसी किले में रहना पड़ेगा। वो उस वक्त को कोस रही थी जब उसने शारिक के साथ इस मुहिम पर आने का फैसला किया था। दफतन समीना के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी दाईं टांग की पतलून का पांचा उठा दिया। पिंडली पर चर्मी फीते से एक खंजर बंधा हुआ था। यह खंजर बस्ती से रवाना होने से पहले मेहराब खान की बेटी ने उसे दिया था, और अब इस खंजर से काम लेने का वक्त आ गया था। यह फैसला तो उसने पहले ही कर लिया था कि वो अपनी जान दे देगी, लेकिन तुरखान को अपने करीब नहीं आने देगी। उसने खंजर को हौले से थपथपाया और पांचा नीचे कर दिया और खिड़की के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके सामने वसी व अरीज लॉन था। देखभाल न होने की वजह से घास बेतरतीब थी और कई जगहों से सूखी हुई थी। लॉन के दूसरी तरफ तुरखान का एक आदमी कंधे पर राइफल उठाए टहल रहा था। समीना को उस कमरे में बंद हुए तकरीबन आधा घंटा हुआ था कि दरवाजा खुला और तुरखान अंदर दाखिल हुआ। उसके एक हाथ में एल्यूमिनियम की छोटी केतली थी जो धुएं से काली हो रही थी। एक मग्गा था जिसका कुंडा टूटा हुआ था, और एक प्लेट में तला हुआ खुश्क गोश्त था और एक तला हुआ नान। तुरखान ने वो चीजें कालीन पर रख दी और समीना की तरफ देखने लगा। समीना को उसकी नजरें अपने जिस्म पर चुपती हुई सी महसूस हो रही थी। तुरखान ने कहा, तुम ये नाश्ता कर लो और फिर आराम करो, 12 बजे के बाद तुमसे बात करेगा। उसने कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। समीना कुछ देर अपनी जगह पर खड़ी रही, फिर कालीन पर बैठकर नाश्ता करने लगी। तले हुए गोश्त में हल्की सी बास थी, लेकिन जायका बुरा नहीं था। केतली में कहवा भी खुश जायका था जिसमें इलायची की खुशबू थी। उसने डट कर नाश्ता किया
कुछ सोचने समझने और मुकाबला करने के लिए जरूरी था कि जिस्म में ताकत हो, और ताकत खाए पिए बगैर नहीं आ सकती थी। नाश्ते के कुछ ही देर के बाद उस पर गनूदगी सी तारी होने लगी। पहले तो उसके जहन में ये ख्याल आया कि शायद खाने में कुछ मिला दिया गया था, लेकिन इस ख्याल को जहन से झटक दिया। वो रात भर जागी थी और घोड़े की पीठ पर सफर किया था। थकन और नींद का गलबा फितरी बात थी। समीना ने उठकर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के ऊपर वाले हिस्से में जंजीर नुमा कुंडा मौजूद था, लेकिन वो किसी भी तरह से काबिल एतमाद नहीं था। उसने दिल की तसल्ली के लिए कुंडा लगा दिया और एक बार फिर खिड़की के सामने आकर खड़ी हो गई। वो जागते रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद का दबाव बढ़ता जा रहा था और बिलाखिर वो कालीन पर लेट गई और कुछ ही देर के बाद नींद की आगोश में पहुंच चुकी थी। वो गहरी नींद में थी, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ बेचैनी सी महसूस कर रही थी। ये शायद उसका लाशऊर था जो नींद में भी उसे बेचैन किए हुए था। और फिर दफतन उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई उसके जिस्म को टटोल रहा हो। उसने आंखें खोल दी। उसके साथ ही उसके दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी। पूरे जिस्म में सनसनी की एक लहर सी दौड़ गई। तोरखान उसके पास बैठा हुआ था। उसे आंखें खोलते देखकर तोरखान के होंठों पर बड़ी मकरूह सी मुस्कुराहट आ गई। समीना ने तोरखान का हाथ झटक कर पीछे हटा दिया और खुद भी एक झटके से उठ गई। तोरखान भी उठ गया। उसके भद्दे होंठों पर बदस्तूर मकरूह सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। समीना के दिमाग में अब भी सनसनाहट सी हो रही थी और वो उल्टे कदमों पीछे हट रही थी। उसके साथ ही वो कमरे में चारों तरफ देख रही थी। कमरे का दरवाजा 3-4 इंच के करीब खुला हुआ था। उसे अच्छी तरह याद था कि नाश्ता करने के बाद उसने दरवाजे को अंदर से जंजीर वाला कुंडा लगा दिया था, लेकिन बाहर से ये कुंडा किस तरह खोला गया था। फिर उसे याद आ गया कि जंजीर की वजह से दरवाजे के पट जरा ढीले रह जाते थे। बाहर से धकेलने से उनमें जरा सा खला पैदा हो जाता था और तोरखान जैसे शख्स के लिए दरवाजा खोलना ज्यादा मुश्किल नहीं था। तोरखान भी छोटे छोटे कदम उठाता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। समीना ने खिड़की से बाहर देखा। बाहर तेज धूप फैली हुई थी। उसे समझने में देर न लगी कि दोपहर हो चुकी है और तोरखान और गुल रहमान के मज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके और तोरखान मौके से फायदा उठाने के लिए उसके कमरे में आ गया है। समीना बदस्तूर पीछे हटते हुए बोली, मेरे करीब मत आना। अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो। तोरखान ने उसकी बात काट दी। बोला, कुछ भी नहीं होगा। तुमने तो हमको पागल कर दिया है। हमने गुल रहमान को 12 बजे तक का मोहलत दिया था। अभी 1 घंटा बाकी है, मगर हम सब्र नहीं कर सकता। हमको मालूम है कि गुल रहमान हमारा बात नहीं मानेगा, इसलिए हम इंतजार नहीं करेगा। तुम इनकार मत करो, हम तुमको बहुत कुछ देगा। समीना चीखी, बकवास बंद करो। उसका ख्याल दुरुस्त निकला। तोरखान वाकई काबिल एतमाद आदमी नहीं था। वो अपनी दी हुई मोहलत पूरी होने से पहले ही वादा खिलाफी कर रहा था। समीना पीछे हटती हुई दीवार से जा लगी। तोरखान उससे 2 कदम के फासले पर रुक गया और दोनों हाथ उसकी तरफ फैला दिए। बोला, जिद मत करो, हम तुमको जबरदस्ती भी पकड़ लेगा। जिद क्यों करता है? समीना कुछ कहने की बजाय दीवार के साथ साथ एक तरफ सरकने लगी। तोरखान ने उस पर छलांग लगा दी। समीना तेजी से एक तरफ हटी और छलांग लगाकर खिड़की के करीब पहुंच गई। उसने एक लम्हे को बाहर देखा। तेज चमकती हुई धूप में कोई ज़ीरूह दिखाई नहीं दिया था। उसने चीखना शुरू कर दिया, हालांकि वो जानती थी कि कोई उसकी मदद को नहीं आएगा। तोरखान बोला, शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है, आराम से आ जाओ। फिर उसने अचानक ही समीना पर छलांग लगा दी। समीना झुकाई देकर निकल गई, लेकिन तोरखान ने अपना पैर आगे कर दिया। समीना की टांग उसके पैर में उलझी और वो लड़खड़ा कर गिर गई। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली। तोरखान ने उसे संभलने का मौका न दिया। समीना अपने आप को छुड़ाने के लिए बुरी तरह मचलने लगी। वो चीख भी रही थी, लेकिन तोरखान ने ठीक ही कहा था कि शोर मचाने का कोई फायदा नहीं होगा। समीना एक मर्तबा अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो गई। वो एक बार फिर दीवार से जा लगी। तोरखान उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हवस की चमक नुमाया थी। समीना ने झुकाई देकर निकलना चाहा, मगर तोरखान के काबू में आ गई। समीना बेबसी से फड़फड़ाने लगी। दाईं टांग को समेटने की कोशिश कर रही थी और बिलाखिर अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गई। उसने पांचा ऊपर समेटकर पिंडली के साथ बंधा हुआ खंजर खींच लिया। दस्ते पर मजबूती से हाथ जमाने के बाद उसने बड़ी फुर्ती से हाथ सामने लाकर तोरखान पर वार कर दिया। ऐन आखिरी लम्हे तोरखान को खतरे का एहसास हो गया था। वो बड़ी तेजी से पीछे हटा। खंजर उसके कंधे पर लगा। उसके मुंह से कराह सी निकली और फिर वो पश्तों में गालियां बकने लगा। मौके से फायदा उठाते हुए समीना ने उसे पीछे धकेल दिया और बड़ी फुर्ती से उठकर तोरखान की राइफल की तरफ छलांग लगा दी। तोरखान ने उसका मकसद समझते हुए उसे रोकने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। राइफल समीना के हाथ में आ गई। उसने खंजर कमरे के एक कोने में उछाल दिया और राइफल को दोनों हाथों में संभाल लिया। राइफल का सेफ्टी कैच हटा हुआ था। तोरखान गालियां बकता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। समीना ने राइफल का रुख नीचे करके ट्रिगर दबा दिया।
एक जोरदार धमाका हुआ और गोली तोरखान के पैरों के करीब कालीन पर लगी। वो एक झटके से रुक गया। उसके मुंह से निकलने वाली गालियों की रफ्तार तेज हो गई। समीना गुर्राई, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो दूसरी गोली तुम्हारे सीने में लगेगी। तोरखान वहीं रुक गया। उसकी आंखों में खून उतर आया। वो उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए भेड़िए की तरह गुर्राया। तुम्हारा ख्याल है कि तुम एक राइफल के आसरे पर यहां से निकल जाने में कामयाब हो जाओगी? इस कमरे से निकलते ही तुम्हें छलनी कर दिया जाएगा। इस किले की तारीख बताती है कि कोई कैदी आज तक यहां से जिंदा नहीं निकला। समीना बोली, लेकिन आज किले की ये तारीखी रिवायत टूट जाएगी। आज न सिर्फ मैं यहां से जिंदा निकलूंगी बल्कि अपने साथियों को भी साथ ले जाऊंगी। तोरखान ने कुछ कहना चाहा लेकिन उसके मुंह से कराह सी निकल कर रह गई। कंधे पर समीना के खंजर से लगने वाला जख्म अगरचे ज्यादा गहरा नहीं था, लेकिन उससे खून रिस रहा था और तकलीफ हो रही थी। तोरखान बोला, ये तुम्हारी खुशफहमी है कि यहां से निकल सकोगी। उसी लम्हे राहदारी में दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। राहदारी में दौड़ने वाले कम से कम 2 आदमी थे और वो यकीनन फायर की आवाज से आए थे। समीना ने बड़ी फुर्ती से अपना खंजर उठा लिया और तोरखान के पीछे पहुंचकर राइफल की नाल उसकी पुश्त से लगा दी। वो गुर्राई, अगर तुमने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारे जिस्म में सुराख कर दूंगी। ठीक उसी लम्हे दरवाजा धड़ से खुला और वो 2 आदमी अंदर दाखिल हुए। दोनों के हाथों में राइफलें थीं। एक बोला, क्या हुआ? ये फायर की आवाज? वो आदमी अपना जुमला मुकम्मल नहीं कर सका था। तोरखान को राइफल की जद पर देखकर उसके चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए। उसने तो शायद सोचा भी नहीं होगा कि एक औरत उसके खान को इस तरह बेबस कर देगी। उन दोनों आदमियों ने राइफलें तान लीं, लेकिन समीना तोरखान के पीछे थी और वो उसका निशाना नहीं ले सकते थे। समीना ने तोरखान की पुश्त पर राइफल का दबाव बढ़ाते हुए कहा, इन दोनों से कहो कि राइफलें दरवाजे के बाहर राहदारी में फेंक कर कमरे के अंदर आ जाएं। तोरखान गुर्राया, तुम बचकर नहीं जा सकोगी। समीना भी गुर्राई, मैंने जो कहा है वो करो वरना ट्रिगर दबा दूंगी। तोरखान ने पश्तो ज़बान में अपने आदमियों से कुछ कहा। उनके चेहरों पर हैरत बढ़ गई। उन्हें शायद अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। समीना फिर गुर्राई, इनसे कहो राइफलें फेंक दें। उसने राइफल का दबाव कुछ बढ़ा दिया। इस मर्तबा तोरखान ने अपने आदमियों से बात की तो उसके लहजे में गुस्सा था। उन दोनों ने राइफलें दरवाजे के बाहर राहदारी में फेंक दी और कमरे में आ गए। समीना ने तोरखान को हुक्म दिया, इनसे कहो दीवार की तरफ मुंह करके दोनों हाथ दीवार से लगाकर खड़े हो जाएं। तोरखान ने अपने आदमियों की तरफ देखते हुए समीना का ये हुक्म दोहरा दिया। वो दोनों खूंखार नजरों से समीना की तरफ देखते हुए सामने वाली दीवार के करीब पहुंच गए और दोनों हाथ सर से जरा ऊपर दीवार के साथ लगाकर खड़े हो गए। समीना ने तोरखान को मुखातिब करते हुए कहा, तुम भी हाथ सर से ऊपर उठा लो और कमरे से बाहर निकलो। अगर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो गोली मार दूंगी। तोरखान दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। राहदारी में पहुंचकर वो बड़ी फुर्ती से नीचे गिर गया। वो राहदारी में पड़ी हुई राइफल उठाना चाहता था, लेकिन इस किस्म की किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए वो तैयार थी। उसे पहले ही उम्मीद थी कि तोरखान ऐसी कोई हरकत करेगा। तोरखान जैसे ही झुका, समीना ने बड़ी फुर्ती से उसके कूल्हों पर जोरदार लात रसीद की। तोरखान कराहता हुआ आगे गिरा, लेकिन उसका एक हाथ राइफल पर पड़ गया। समीना ने भी एक लम्हा जाया किए बगैर अपनी राइफल का ट्रिगर दबा दिया। उसने अगरचे बेतुका फायर किया था, लेकिन गोली तोरखान के हाथ पर लगी थी और हाथ में सुराख करती हुई फर्श से टकराकर सामने वाली दीवार पर लगी। फायर की आवाज के साथ ही तोरखान की चीख भी फजा में गूंजी थी। वो एक झटके से खड़ा हो गया। उसके हाथ से खून बह रहा था। समीना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। फिर बड़ी एहतियात से झुककर उसने जमीन पर पड़ी हुई दोनों राइफलें उठाकर कंधे पर लटका लीं और अपनी राइफल तानते हुए बोली, अब तुम उस कमरे तक मेरी रहनुमाई करोगे जहां गुल रहमान और मेरे साथी कैद हैं। तोरखान गालियां बक रहा था, लेकिन उसने समीना के हुक्म की तामील में देर न लगाई। वो अभी 2 कदम आगे बढ़े थे कि सामने से एक आदमी राइफल संभाले राहदारी में दाखिल हुआ। इससे पहले कि वो राइफल सीधी करता, समीना ने गोली चला दी। गोली ने उस शख्स की खोपड़ी उड़ा दी और वो जमीन पर ढेर हो गया। तोरखान की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। वो समीना की तरफ झपटा, मगर समीना ने बिला तवक्कुफ फायर कर दिया। इस मर्तबा गोली तोरखान के दाएं बाजू पर लगी और कमीज की आस्तीन छेदती हुई निकल गई। गोली चलाने के साथ ही समीना 2 कदम पीछे हट गई। समीना बोली, मैंने कहा था ना कोई गलत हरकत मत करना। अब तुम खामोशी से मुझे उस कमरे में ले चलो जहां मेरे साथी कैद हैं। इस मर्तबा वाकई तोरखान ने कोई गलत हरकत नहीं की और समीना के आगे आगे चलने लगा। उसके हाथ से मुसलसल खून टपक रहा था और कंधे के जख्म से भी खून रिस रहा था, जिससे कंधे के करीब उसकी कमीज सुर्ख हो रही थी। एक राहदारी में दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी तो तोरखान ने चीख कर कहा कि जो जहां है वहीं खड़ा रहे। समीना ने तोरखान से कहा, नहीं, अपने आदमियों से कहो कि मकान से निकलकर बाहर घास पर खड़े हो जाएं और अपनी राइफलें मकान के अंदर ही छोड़ दें। तोरखान ने चीख कर उसका ये हुक्म अपने आदमियों तक पहुंचा दिया।
दाएं तरफ से राहदारी से एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तोरखान तुम कहाँ हो, ये क्या हो रहा है? तोरखान बोला, मैंने जो कहा है उस पर अमल करो। कदमों की आवाजें दूर होती चली गईं और फिर खामोशी छा गई। समीना ने राइफल से तोरखान को टहूका दिया, बोली, चलो आगे बढ़ो। तोरखान मुख्तलिफ राहदारियों से होता हुआ एक दरवाजे के सामने रुक गया। ये कमरा गालिबन बाकायदा कैद खाने के तौर पर इस्तेमाल होता था। उसके दरवाजे के ऊपर वाले हिस्से पर एक छोटा सा रोशनदान बना हुआ था जिसमें आहनी सलाखें लगी हुई थीं। दरवाजा खासा भारी था। बाहर की तरफ से एक मजबूत और मोटा कुंडा लगा हुआ था। उस कुंडे में ताला नहीं था। तोरखान ने इशारा किया, वो लोग इस कमरे में हैं। समीना ने तहक्कुमाना लहजे में कहा, दरवाजा खोलो। तोरखान जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, समीना दरवाजे के सामने से हट गई। उसे अचानक ही ख्याल आया कि उसके साथ कोई धोखा भी हो सकता है। उस वक्त वो हर किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार थी। तोरखान ने दरवाजा खोल दिया। कमरे में सामने ही उसके साथी मौजूद थे। समीना की कमीज सामने से फटी हुई थी। उसे देखकर पहले तो गुल रहमान वगैरह परेशान हो गए, लेकिन उसके हाथ में राइफल और जख्मी तोरखान को देखकर उन्हें सूरत हाल का अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई। गुल रहमान दौड़कर कमरे से बाहर निकल आया। उसने इधर उधर देखा, राहदारी में कोई नहीं था। वो तोरखान के सामने खड़ा हो गया। समीना की हालत देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया। गुल रहमान ने चीखते हुए तोरखान के मुंह पर जोरदार घूंसा जड़ दिया। बेगैरत, नमक हराम, तूने मेहमानों की तौहीन की है। तू इस काबिल नहीं है कि तुझे जिंदा छोड़ा जाए। उसने झपट कर समीना से राइफल छीन ली। तोरखान के चेहरे पर पहली मर्तबा खौफ के तासुरात उभरे थे। जबड़े पर घूंसा खाकर वो लड़खड़ा कर गिरा। उसने संभलने की कोशिश करते हुए कुछ कहना चाहा, लेकिन गुल रहमान ने राइफल की नाल उसकी तरफ उठाकर ट्रिगर दबा दिया और कई गोलियां उसके सीने में उतार दी। शारिक वगैरह भी दौड़कर कमरे से निकल आए। समीना ने कंधे पर लटकी हुई राइफल उतारकर एक बाजिद खान और दूसरी शारिक की जानी बढ़ा दी। शारिक ने वो राइफल समीना को लौटा दी। बोला, ये राइफल तुम अपने पास रखो, मुझे मालूम है इन्होंने हमारी राइफलें कहाँ रखी थी। वो दौड़कर साथ वाले कमरे में दाखिल हो गया। उस कमरे के दरवाजे का भी बाहर से कुंडा लगा हुआ था। वो कुंडा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और राइफलें उठाकर बाहर ले आया। सब ने अपनी अपनी राइफलें ले ली। अब उनके पास 3 राइफलें फालतू हो गई थीं। गुल रहमान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। तोरखान को कत्ल कर देने के बाद भी उसे सुकून नहीं आया था। उसने एक बार फिर समीना की तरफ देखा और अपनी वास्कट उतार कर उसकी तरफ उछाल दी। बोला, अभी तो तुम ये पहन लो, फिर तुम्हारे कपड़ों का बंदोबस्त करते हैं। समीना ने वास्कट पहनकर सामने के बटन बंद कर लिए। ठीक उस वक्त मकान में किसी तरफ से फायरिंग की आवाजें सुनाई देने लगी। वो तोरखान के साथी थे जो फायरिंग करते हुए इस तरफ आ रहे थे। गुल रहमान ने दाईं राहदारी की तरफ इशारा किया। बोला, उस तरफ, तुम लोग उस तरफ से निकल जाओ। बाजिद खान, तुम इन लोगों को लेकर पहाड़ी वाले रास्ते पर पहुंचो और नजीबुल्लाह, शारिक, तुम दोनों मेरे साथ रहो। बाजिद खान नौलखे और समीना को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वो दोनों अड़ गए थे। अपने साथियों को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। गुल रहमान ने कहा, मैं तुम दोनों को बाजिद खान के साथ इसलिए भेज रहा हूं कि तोरखान के आदमियों को पिछली तरफ से भागने का मौका न मिल सके। तुम लोग उन्हें रोकोगे और याद रखो, किसी को जिंदा बचकर निकलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। बात उनकी समझ में आ गई। वो दोनों बाजिद खान के साथ राहदारी में दौड़ने लगे। दूसरी राहदारी के इख्तिताम पर एक दीवार ने उनका रास्ता रोक लिया। ये पत्थर की दीवार थी और गालिबन किसी चट्टान का एक हिस्सा था जिसमें लोहे का दरवाजा लगा हुआ था। दरवाजा मुकफ्फल नहीं था। बाजिद खान ने कुंडा खोल दिया। दूसरी तरफ चट्टान में एक तंग सी दरार थी जिसमें पत्थर काट कर सीढ़ियां सी बना दी गई थी। ये दरार मुसलसल ऊपर की तरफ चली गई थी। वो दरार में दाखिल हो गए। बाजिद खान आगे था, उसके पीछे नौलखा और आखिर में समीना। चट्टानी सीढ़ियां चढ़ते हुए नौलखा बुरी तरह हाँपने लगा। समीना उसे मुसलसल धकेल रही थी। बिलाखिर वो दरार से निकलकर एक कुशादा जगह पर पहुंच गए। समीना को यह जानकर हैरत हुई कि वो इस मकान से तकरीबन 50 फुट ऊपर चट्टान पर पहुंच चुके थे। वहां से कलानुमा वो मकान और उसका वसी व अरीज सहन और सामने का गेट साफ नजर आ रहा था। नौलखा वहीं चट्टान से टेक लगाकर बैठ गया और समीना बाजिद खान के साथ चलने लगी।